का देखने वाले हैं वो आपका मेन पॉइंट है, परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने श्वसन तंत्र को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप बायो के प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो वो ये आपका घटना चक्र इसका पूरा एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर का रिलेटेड है, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं पीएससी से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बायो सेक्शन का परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया कि रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग में है ये क्या क्या, तो हृदय हो गया, रुधिर हो गया और रुद्र वाहिनियाँ हो गया, यानी रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित है, यानी हृदय जो मानव का हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित है। कौन? हार्ट, जो हमारा हृदय है। पेशी ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा रहता है, यानी पेशी ऊतकों का बना यह भाग क्या है, तो आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, हृदावरण कहते हैं, यानी पेरिकार्डियम कहते हैं, मतलब हृदावरण को इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, और इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल जो होते हैं वो लिक्विड भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अगला पॉइंट इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित है। टोटल कितने आपके कक्ष है हृदय के, तो 4 है। 2 ऊपरी कक्षों को बाएं दायां और तथा बायां आलिंद कहते हैं, यानी ऊपरी कक्ष को तो आपका क्या कहते हैं, तो दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं, जबकि निचली कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं, यानी नीचे वाला को आपका क्या कहते हैं, दायां बायां निलय कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो दायां बायां आलिंद कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 कक्ष जो है हृदय से रिलेटेड हो गया। अगर बात किया जाए हृदय का वजन है, तो ये कितना ग्राम है, तो एक सामान्य मनुष्य में हृदय का वजन जो है लगभग 250 से लेकर के 300 ग्राम होता है। अगला आपका क्या बोला जा रहा है, इसमें पॉइंट को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सामान्यतः क्या होता है कि मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है, यानी हार्ट बीट जो होता है वो प्रति मिनट की बात की जा रही है, 72 से 75 बार तक धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर के अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक सर्किल होता है, ठीक है। उसके अलावा हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो हमेशा धड़कता रहता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है, ठीक है, यानी विभिन्न जो पार्ट है बॉडी पार्ट्स में आपके ब्लड की सर्कुलेशन को क्या करना, मूवमेंट देना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है, यानी हृदय से रक्त धमनियों द्वारा जो है वो आपका क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। वहाँ से सिराओं के द्वारा क्या होता है, अब वापस आता है। तो आता कैसे, तो सिराओं के द्वारा, और जाता कैसे, तो धमनियों के द्वारा जाता है, ठीक है, होल बॉडी में। इसमें अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि शुद्ध एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है, ठीक है, यानी कहने का ऑक्सीजन शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है, यानी फेफड़ों से हृदय में आता है आपका शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, यानी हृदय जो है इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है, और अशुद्ध या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है, ठीक है। और जो है आपका क्या बोला जा रहा है कि अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर क्या करता है, आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है, ठीक है, और हृदय क्या करता है कि रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में इसको भेजेगा, और इस प्रकार क्या होता है, तो चक्र निरंतर चलता रहता है। आपका रक्त के बारे में बात किया जा रहा है, तो यानी रक्त यानी ब्लड जो है एक तरह का तरह संयोजी ऊतक है। ये एक क्षारीय विलयन होता है, रक्त जो है वो क्षारीय विलयन है, और इसका pH वैल्यू कितना है रक्त का, तो 7.4 होता है। उसी तरह से आपका क्या बोला जा रहा है कि
मनुष्य जो है, वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। एक जो ये एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें आप देखेंगे तो 5 से 6 लीटर खून देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको पुरुषों की तुलना में बोला जा रहा है कि महिलाओं में लगभग 1 लीटर कम रक्त होता है, यानी अगर 5-6 अगर मेल में है तो फीमेल में आपके 4-5 होंगे लीटर में। उसके अलावा अगला पॉइंट आपको कवर किया जा रहा है कि रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से, तो प्लाज्मा तथा रक्त कणिका या रुधिराणु। यानी रक्त कणिका को क्या बोलते हैं, रुधिराणु भी बोलते हैं। तो रक्त के 2 भाग प्लाज्मा हो गए, रक्त कणिका या फिर रुधिराणु के नाम से जानते हैं। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग जो है वो रुधिराणु होता है। यानी कहने का मतलब कि आपका 55% भाग क्या है, तो आपका प्लाज्मा है तथा शेष 45% भाग क्या है, रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो आरबीसी यानी आपके लाल रक्त कणिका, श्वेत रुधिराणु तथा आपका प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अगले पॉइंट को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि प्लाज्मा में लगभग जो है वो 91 से 92% जल तथा शेष 8-9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो जल कितने होते हैं प्लाज्मा में, तो 91 से 92% होते हैं और शेष 8 से 9% आपके विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक या फिर कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा में। यहाँ पे अगला डिटेल बताया जा रहा है कि अगर लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। ठीक है, लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होता है। ठीक है, रुधिराणु का लगभग 90% भाग क्या होता है, तो लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें क्या होता है कि होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यानी आपका होमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, आपका प्रोटीन होता है। उसी तरह से आपका अगला बोला जा रहा है पॉइंट कि रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, नाम क्या है, तो हीम, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो आपका श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, यानी आपका WBC करता है। इन्हें क्या कहते हैं, वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा आपको WBC को दिया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है, यानी प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको बनाने में होता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। ठीक है, यानी स्त्रियों में कुछ कम होता है। यानी कहने का मतलब कि एक सामान्य मनुष्य में बात किया जाए तो 54 लाख घन मिलीमीटर जो होता है रक्त होती है, यानी आपका मेल में और फीमेल में थोड़ा कम होता है। श्वेत WBC जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, लगभग 5,000 से लेकर के आपका 11,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। तो WBC कितना होता है, तो 5,000 से लेकर के 11,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। अगर बात किया जाए इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स तथा सबसे कम बोसोफिल्स होते हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं कुल WBC का जो 60 से 70% तथा सबसे कम बोसोफिल्स होते हैं किसमें, WBC में। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स होती है, जो साइज वाइज क्या होता है, लार्ज होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख घन मिलीलीटर रक्त होती है। आरबीसी जो बोला जा रहा है कि आरबीसी जो है वो आपका लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती है, यानी बोन मैरो में विकसित होती है। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो आपका कितना है, 120 दिनों का होता है। तिल्ली या फिर आपका प्लीहा पुरानी रक्त कणिका को नष्ट करने का कार्य करती है, यानी स्प्लीन जो होती है जिसको हम लोग हिंदी में तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, तो ये पुराने रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। WBC कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, जो आपको श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जा रहा है। कणिकामय तथा कणिका विहीन जो होते हैं आपके हो सकते हैं, तो 2 क्या है, तो कणिका विहीन और कणिकामय होंगे। एसिडोफिल्स, बेसियोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स
कनिका में श्वेत रुधिराणु है, यानी कनिका इसमें होता है एसिडोफिल्स, बासोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में। उसी तरह से कनिका विहीन, जिसमें कनिका नहीं होती है, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कनिका नहीं होता है, आपका कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं, ठीक है। यानी इनमें जो होता है कनिका विहीन आपको श्वेत रुधिराणु देखने को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में मिलेगा। लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा एवं थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कनिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति लुकीमिया कहलाती है, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। रक्त में WBC कनिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति क्या होता है, तो लुकीमिया कहलाती है, और इसे क्या कहते हैं, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका जो हार्ट है, तो ये देखिए लंग्स का आपको पिक्चर दिखेगा, ठीक है। आपका फुसफुस सीरा किधर हो गया, आपका फुसफुस धमनी देखिए आपका, ये क्या पूरे बॉडी तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, डिटेल में हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा जो है आपका दाहिना आलिंद ऊपर में है और बायां आलिंद ऊपर में होगा, ऊपर में है। उसके अलावा निलय जो होता है नीचे में, अभी हम लोग देखा, ठीक है, और ये दाहिना निलय है और आपका बायां निलय है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उच्च एवं निम्न महाशिरा को देखिए, ठीक है, और यहाँ पे महाधमनीय शरीर के विभिन्न भाग जो हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। रक्त प्रवाह का आरेखीय चित्र निरूपण किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऊपर कुछ और तो नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर रक्त ग्लूकोज स्तर को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, यानी रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक जो हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस कमी के कारण क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, तो आपके मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग होने की संभावना भी आपको बढ़ जाती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ जो है साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, तो 120/80 होता है। एक नॉर्मल अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर जो मनुष्य का होता है, ठीक है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंदत दाब तथा दूसरे को प्रसरण दाब कहते हैं, यानी प्रकुचन दाब हो गया और आपका प्रसरण दाब जो होते हैं, रक्तदाब की दो अवस्थाएं कही जाती हैं। सामान्यतः यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः तौर पे प्रकुचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसरण दाब जो होता है आपका कितना होता है, 80 मिली Hg होता है, ठीक है। तो याद रखिए प्रकुचन 120 मिली Hg होता है और प्रसरण दाब जो होता है 80 मिली Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त यंत्र द्वारा मापते हैं, यानी आपका अगर रक्त दाब को डॉक्टर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। 1900 ईस्वी में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह, यानी ऑस्ट्रेलिया के आपके ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के थे, कब, तो 1900 के आसपास जीव वैज्ञानिक थे एवं चिकित्सक जो थे वो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया कि 4 रक्त समूह ए बी और ओ की खोज की थी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि बाद में जो लैंडस्टीनर और विनर द्वारा रिसस बंदर में के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या होता है, रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें एंटीजन या प्रतिजन होता है, यानी एंटीजन होता है या फिर प्रतिजन होता है। यह क्या बोला जा रहा है, यह 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी होता है, ठीक है।
एंटीजन की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, यानी एंटीजन की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हो गया, ठीक है। अगला देखिए प्लाज्मा को देखिए, प्लाज्मा मानव रुधिर को देखिए, तो प्लाज्मा कितनी है, तो मानव रुधिर में प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु कितने हैं, तो 45 होते हैं। तो आपका ब्लड कॉर्पुलस जिसको बोलते हैं। प्लाज्मा में टोटल क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जल सबसे ज़्यादा 51% कार्बनिक पदार्थ होता है प्लाज्मा में, और कार्बनिक आपके पदार्थ भी होते हैं प्लाज्मा में। उसी तरह रुधिराणु में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूसी होते हैं, ठीक है। ये ब्लड कॉर्पल्स में होते हैं आपके रुधिराणु जिसको बोलते हैं। उसी के अलावा अगर देखा जाए तो श्वेत रुधिराणु को जो है आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है, कनिका में श्वेत रुधिराणु और कनिका विहीन, यानी कनिका नहीं होगी तब श्वेत रुधिराणु को क्या क्या रूपों में देख सकते हैं। तो देखिए आपके इसके नाम जो है कनिका में श्वेत रुधिराणु में इयोसिनोफिल्स हो गया, आपको बेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया। उसके अलावा लिम्फोसाइड हो गया, मोनोसाइड जो हो गया आपका कनिका विहीन आपके श्वेत रुधिराणु है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि रुधिर ए में एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं, और एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं रुधिर वर्ग ए में। जबकि रुधिर वर्ग बी में क्या होते हैं, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए एवं बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। जबकि रुधिर वर्ग में जो है वो एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी ए। उसके अलावा जो आपका जो रुधिर ओ में एंटीजन जो क्या होते हैं, तो अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं होते एंटीजन रुधिर ओ में, परंतु एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग जो ए बी को सर्वग्राही एवं रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो याद रखिएगा रुधिर वर्ग ओ में जो होते हैं एंटीजन नहीं होते, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं रुधिर वर्ग आपका ओ में। अगर डिटेल में बताया जा रहा है यहाँ पे कि किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, ठीक है। अगर देखते हैं तो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है रक्तदाता समूह। तो रक्तदाता तो ए को दे सकता है, प्राप्त करता है रक्त समूह, तो ये देखिए कौन कौन ले सकता है। तो ए अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो ए तो लेगा, बी नहीं लेगा, ए बी लेगा, ठीक है, लेकिन ओ नहीं लेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बी रक्तदाता समूह है तो ए नहीं लेगा लेकिन बी लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ए बी लेगा और लेकिन ओ नहीं लेंगे। उसके अलावा ए बी अगर है रक्तदाता समूह तो ए नहीं लेगा और बी भी नहीं लेगा, और ए बी ये सिर्फ लेगा, और आपका ओ भी नहीं लेगा। रक्त प्राप्त करता जो है प्राप्त कौन करेगा, तो ओ भी नहीं लेगा। ओ है तो ओ के लिए कौन है, तो देख लीजिए ओ जो है कौन लेगा, तो आपका ए लेगा हाँ, आपका बी लेगा हाँ, ओ भी ले लेगा हाँ, और ओ तो खुद का लेगा, यानी ओ सबको दे सकता है, प्राप्त करता रक्त समूह सभी है। चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बर्नस्टीन जो है वो 1924 के टाइम में अनुसार ए बी और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। जनक यानी माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है, यानी ए बी जो है अपने पेरेंट्स से जेनेटिक ये लक्षण देखे गए हैं। मान लीजिए कि अगर माता पिता रुधिर वर्ग अगर दोनों ओ है तो संभव होगा कि ओ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, तो ए बी और ए बी नहीं हो सकता, असंभव है। अगर माता जो है ओ है और पिता क्या ए है, तो यहाँ पे क्या ओ ए हो सकता है, संभव होगा, ओ होगा नहीं तो ए होगा, लेकिन बी ए बी नहीं होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि माता पिता दोनों ए रुधिर वर्ग के हैं तो ओ ए होगा, लेकिन बी और आपका ए बी नहीं होगा।
उसी के अलावा देखिए माता पिता में ओ और बी है, मान लीजिए ओ बी दोनों में से किसी का है तो ओ बी होगा। देखिए क्या नहीं होगा, तो ए और बी, ए और ए बी नहीं होगा। उसी तरह से अगर बी दोनों का है तो दोनों का अगर बी है तो ओ और बी बनेगा, लेकिन ए या फिर ए बी नहीं बनेगा। उसके अलावा अगर माता पिता ए या फिर बी है, ठीक है, ओ होगा, ए होगा, बी भी हो सकता है और ए भी होगा, लेकिन इसमें और कुछ नहीं है, ब्लैंक हो जाएगा। ओ है, अगर मान लीजिए माता पिता ओ और ए बी है तो क्या हो सकता है, तो ए बी है और आप ए भी हो सकते हैं और बी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और क्या नहीं होंगे, तो ओ नहीं होंगे और ए बी नहीं होंगे। उसी तरह की सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पेरेंट्स में से ए और ए बी है कोई भी, तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी होगा और ओ नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए माता पिता में ए बी है और ए बी है तो आपका क्या होगा, तो ये तीनों ए बी या फिर ए बी देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि दोनों ए बी है तो आपके जो है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी तो होगा ही, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देने की बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आपका सुधीर कौन नहीं, यहाँ पे क्या था, तो आपका पेरेंट्स जिस ब्लड ग्रुप के हैं उसके अलावा संभव हो पाएगा, कौन संभव नहीं हो पाएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव जो स्वस्थ हृदय का जो व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारा जो हृदय प्रति मिनट जो है वो 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है और हृदय में एक स्पंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर के अगले स्पंदन की समाप्ति तक क्या होता है, एक हृदय चक्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक सर्किल चलता रहता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहु परावर्तन पहुंचती है। यानी कहने का मतलब कि हृदय स्पंदन की दर जो है स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें क्या होता है कि रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक जो है वो ध्वनि के बहु परावर्तन पहुंचती है। यहाँ पे आपका अगला पॉइंट बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है, तो ये आपका ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा सही हो जाएगा। बी आंसर सही है। हृदय कब आराम करता है, तो ये 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। हृदय एक मांसल तंत्र होता है और ये सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट ये धड़कता रहता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल जो है वो विश्राम अथवा स्थिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थानों में प्रवेश करता है तो धमनी की दीवारें और रक्त में संघर्ष होती है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः क्या होता है कि हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भरा रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हृदय जो है लक्ष्य हृदयघात से संबंधित नहीं है, तो टांगों में दर्द जो है वो आपको हृदयघात के लक्षण नहीं होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कौन कौन, तो सीने में दर्द भी होगा, पसीना एवं जी मचलाना और बाहों में दर्द या झंझनाहट भी हो सकता है जब हार्ट अटैक आने वाला रहेगा। तो ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये पॉइंट हमने देखा। इत्यादि लक्षण हृदयघात एवं हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में जो है दर्द होना जो है वो हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, धूम्रपान, स्थान वध जीवन शैली, उसके अलावा वसा युक्त आहार इत्यादि इस रोगों के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो हृदय रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे हृदयघात के ठीक सटीक लक्षण है, तो आपका क्या होगा, तो जी मचलाएगा, फिर तेज पसीना होगा, सीने में दर्द होगा, तो सिर दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डी आंसर 1, 2, 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल हमने देख लिया। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जाए हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे।
डिटेल से बताया जा रहा है कि हृदय, मानव हृदय जो है छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। ये एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। सामान्यतः जो है वो क्या है, एक सामान्य मनुष्य का हृदय जो प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय जो है वो 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद या फिर आर्टियम, कभी कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है, आलिंद या फिर ऑटियम कहते हैं, और इसको कभी कभी ऑरिल भी कहते हैं ऊपरी कक्षों को। जबकि 2 निचले कक्षों को दाएं या फिर आपके बाएं निलय या फिर वेटिकल्स कहते हैं। तो ऊपर वाले को ऑट्रियम कहते हैं या फिर आलिंद कहते हैं या फिर निलय यानी वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, यू मस्ट प्रोनाउंस दैट। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थिति है। तो कहाँ उपस्थिति है, तो हार्ट में ये जो होता है हृदय में निष्पादित होता है। सी सही हो जाएगा। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर सिराएं कहते हैं, और आपका हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो हृदय के बराबर जो है नाड़ी स्पंदन करती है। सी आंसर सही हो जाएगा। चिकित्सीय विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाले हलचल को नाड़ी कहते हैं। अगर सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन के बराबर ही जानी जाती, दोनों बराबर होता है। अगर बोला जाए तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर आप एक वयस्क मनुष्य में हृदय में आप खून को देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में क्या होता है, नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग जो होता है 7 से 8% होता है। आपका क्या, तो शरीर में रक्त की मात्रा, और ये शरीर के भार के बराबर के लगभग 7, उसका क्या होता है, शरीर के भार का लगभग 7 से 8% आपको शरीर में रक्त की मात्रा देखने को मिलेगी। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि एक सामान्य 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी, तो स्टार मार्क है। चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पे नहीं बताया गया, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रक्त होता है कितना, तो रक्त किस तरह का है, एक संयोजी ऊतक है। ये आंसर सही हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त वाहिनियों में क्या होता है, प्रवाहित होने वाला है, ठीक है। यह गाढ़ा भी होता है, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं मानव रक्त में पाए जाने वाला क्या है, ये पदार्थ है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय यानी रिंग केंद्रीय भाग गृह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम, ठीक है, और 100 मिलीग्राम रुधिर होती है, ठीक है, अगर बात किया जाए, तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का क्या करती है, कार्य करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये कौन सा सही नहीं है, तो आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है, अम्लीय बोला जा रहा है, नहीं अम्लीय नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, क्षारीय होता है ना। चलिए ये देखिए क्या है, तो यह लाल रक्त का होता है, बिल्कुल लाल रंग का, और यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊतकों से फेफड़ों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
होमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात होमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है, ठीक है। और प्रश्नगत अन्य जो है वो विकल्प सही है। अगला क्या है आपको बताया जा रहा है, तो इसमें से आपको सही कूट को आपको चुनना है, ठीक है। तो आपका बात किया जा रहा है रुधिर वर्णिका के बारे में। तो रुधिर वर्णिका जो होती है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लोहे होता है। ये क्या होता है, तो आपका यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल। और यह क्या है कि कुछ रोगों के प्रति रक्षा आपके प्रदान करते हैं, नहीं, ये WBC करता है। उसी के अलावा यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन है, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 4 सही हो गया, ठीक है। तो आपको सी आंसर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कुछ रुधिर का लगभग 55% जो है वो भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% जो भाग है वो रुधिर होता है। रुधिरानी 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्ताणु एवं तथा प्लेटलेट। आपका प्लाज्मा में लगभग 91% जल, शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के आपके अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। ये क्या है, तो आपका रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु के लगभग 90% भाग जो है आपका लाल रक्त कणिका होती है। यानी कहने का मतलब कि आपका रुधिर की लगभग 90% जो है वो लाल रक्त कणिका होती है। ये केवल जो है वो कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिरानी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य है श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही तथा की संज्ञा जो है अभिहित किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि आपका वही है, वही सेम आपका हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। तो क्या करता है, तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही। यह क्या होता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही, 1, 2, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 आपका डी आंसर 15 का सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, 70 नंबर प्रश्न, तुम निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में जो है वो लोहे Fe विद्यमान होता है। तो मायोग्लोबिन जो होते हैं वो आपके लोहे में विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो डी आंसर बिल्कुल सही। मायोग्लोबिन जो होते हैं लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहे इसका आवश्यक घटक है। अगला क्या बताया जा रहा है, तो किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो केंचुआ में जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुआ जो है एक एनेलिड प्राणी है। इसमें क्या होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगीन एवं केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। यहाँ पे आपका 19 नंबर प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आपका हीमोग्लोबिन, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि रक्त में लाल रंग और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। यहाँ पे अगला क्या बताया जा रहा है, तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रेड होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आपको आरबीसी को। उसी तरह से एरिथ्रोसाइट तो कहते हैं जो कि सिर्फ कशेरुकी के रुधिर में होते हैं।
मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इसकी औसतन जो संख्या होती है पुरुषों में आपको 54 लाख और स्त्रियों में कितनी 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आपको रक्त होता है, यानी फीमेल में थोड़ा कम होता है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। शरीर रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो रक्त शरीर में कार्य करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है आपका रक्त। तो ए आंसर हमने देख लिया। रक्त एक क्या है, तो एक तरह संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। आरबीसी रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेवार है। चलिए अगला देखते हैं। तो आपका मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले तो प्रकुचन दाब होता है, दूसरा प्रसरण दाब होता है कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब क्या होता है, तो ये आपका जो दाब होता है 120 मिली एचजी होता है और प्रसरण कितना है 80 मिली एचजी होता है, यानी आपका प्रसरण थोड़ा कम होता है। और रक्तचाप को डॉक्टर स्पिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। आपका अगला क्या बताया जा रहा है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक होता है। तो किस लिए, तो 120 मिली और 80 मिली, ठीक है। सिस्टोलिक आपका कितना हो गया, आपका 120 और डायस्टोलिक हो गया 80। उसी को इंग्लिश में लिख रहा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना वही। अगला बुक क्या बताया जाए, इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र में कौन सा है। ये रक्त दाब का मापक यंत्र स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। 24 का ए आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका डी स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आपका यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120 mmHg है और इस जो है तो इस उल्लेख से में Hg से तात्पर्य है, तो Hg क्या होता है, मरकरी होता है। बी आंसर बिल्कुल सही होता है। मनुष्य का जो बोला जा रहा है कि औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिली mmHg है तो Hg से तात्पर्य क्या होता है, रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है, ठीक है। जब एक व्यक्ति जो क्या है कि वृद्ध होते हैं तो सामान्यतः इसका रक्त दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में। इसमें बताया जा रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि मानव में रक्तदाब क्या होता है, बढ़ जाता है। और सामान्यतः रक्तदाब यानी बीपी ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब, जबकि आपका 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं। रक्तदाब को स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माना जाता है तो सामान्य कितना माना जाएगा, तो 120/80 माना जाएगा ना, तो श्री वाई का हो जाएगा ना। डी आंसर सही है। तो देख सकते हैं श्री वाई का रक्तदाब जो है सामान्य है, क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, जिसमें प्रकुचन दाब 120 मिली एचजी, जबकि प्रसरण यानी अनुसिंथिलन दाब जो होता है, देखिए सिस्टोलिक कितने हो गए, तो आपका 20 और डायसिस्टोलिक कितने हो गए, तो आपके 80 मिली एचजी है। और श्रीमती एक्स का रक्तचाप जो है वो सामान्य से कम है, ठीक है, अगर उसमें दिया वो। और जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई का जो है आपका सामान्य से अधिक है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इनका कम है, इनका क्या है ज़्यादा है, इनका भी ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपका ये इम्पोर्टेंस है, सामान्य है।
यहाँ पे डिटेल में देखिए हमारे शरीर में क्या बोला जा रहा है, तो शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। डिटेल में देखते हैं, जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। और आपका उदाहरण के तौर पे यह क्या होता है, डॉक्टर द्वारा नापा गया है रक्तचाप है, ठीक है। सामान्यतः डॉक्टर के द्वारा नापा गया रक्तचाप कितना होता है, 120 mmHg होता है। इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप लगभग कितना होता है, तो आपका 360 प्लस कितना होगा, 120 को ऐड कर देंगे तो आपका करीब करीब कितना 880 जो होगा mmHg निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग जो है सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो बी जो होता है आपका डोनर होता है यूनिवर्सल। डिटेल देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त वर्ग ओ सर्वांतरिक जो होते हैं वो सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। किसमें एंटीजन होता है, आपका प्रतिजन नहीं होता है। किसमें, तो ओ में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, ओ वाले। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी ओ को ओ ही चढ़ा सकते हैं। और आपका जो है रक्त वर्ग ए बी क्या होता है, तो आपका सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट कहलाता है, यानी ले सकता है कोई भी ब्लड ग्रुप को। यहाँ पे मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है, तो यूनिवर्सल डोनर, तो आपका ओ हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में, तो कहा जा रहा है कि कथन और कारण को देखेंगे। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते, बिल्कुल। उसी तरह से रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर दिया गया। तो ए आपका सही है, लेकिन आर आपका गलत बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए आप देखेंगे ए सही हो गया और आपका सी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो गया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ए बी क्या होता है, तो ए बी रक्त समूह के लोग जो है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, जबकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई नहीं होता तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। तो आपके एंटीजन ए या फिर बी होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी आपको ए बी में नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, एग्लूमुटेशन नहीं हो पाता है। अतः क्या होता है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। तो ए बी जो है वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है, तो कोई भी आपका रक्त वर्ग का ए बी जो है वो ले सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 34 नंबर प्रश्नों में कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्त अदाता कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि क्या है, तो लेने वाला, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके रक्त में प्रतिजन इसमें क्या होता है, तो इसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी नहीं होता, अभाव होता है आपका जो ए बी रक्त वर्ग होते हैं। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीबॉडी यानी प्रतिपिंड का अभाव ए बी में देखा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह जो है ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा चिकित्सीय रक्त दान की सलाह देते हैं,
इसके उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिन रक्त समूह इस प्रकार है, जैसे पत्नी का ओ, भाई का ए बी, पुत्री का ए और आपका पुत्री का ओ है, ठीक है। तो पुत्र का जो हो गया तो वो किसका ले सकता है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है। तो आपका किसके द्वारा, तो आपका जो एक 3 और 4 यानी चलिए आपका ओ से भी ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो आपका ए से भी ले सकता है और आपका ओ से भी ले सकता है, पुत्री का ओ भी ले सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, यानी इंस्टेंट आपको ब्लड चढ़ाना है तो कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या दिया जा सकता है, तो ओ निगेटिव जो है उसको दिया जा सकता है, ओ निगेटिव, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह यानी ए बी और ओ की खोज की। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया गया, जहाँ रक्त समूह ए में जो है एंटीजन ए पाया जाता है, वह रक्त समूह बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि आपका ए बी समूह में ए और बी एंटीजन होते हैं। ए बी समूह में ए और बी एंटीजन होते हैं और ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, नहीं पाया जाता। किसी खास रक्त समूह के व्यक्ति को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ निगेटिव समूह के रक्त में ना तो एंटीजन उपस्थित होता है, न ही आरएच फैक्टर होता है, अतः इस रक्त समूह का जो है वो रक्त किसी व्यक्ति को देने से क्या होगा, कोई स्कंदन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि ये सेफली दे सकते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त जो है जमेगा नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी कितने मिनट, तो 50 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें। टेक केयर।